नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025837 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, नो सब्सटीट्यूशन विल बी आवर आंसर। हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया है और वाक्य का एक भाग जो है अंडरलाइन किया हुआ है। हमें चेक करना है कि अंडरलाइन भाग जो है वो ग्रामर के हिसाब से सही है कि गलत। अगर सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन, अन्यथा जो यहाँ ठीक है वो हमें लिखना है। तो ये कह रहा है कि वी केम बैक, कि हम लोग जो है वापस आए थे। क्यों वापस आए थे? बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। दोस्तों, यहाँ एक ईडियम का यूज़ हुआ है। ईडियम क्या है? रन आउट ऑफ मनी। इस ईडियम का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है पैसा खत्म हो जाना। तो जब अपने पास पैसा जो है वो ख़त्म हो जाए तो उसके लिए बोला जाता है रन आउट ऑफ मनी, पैसा ख़त्म हो जाना। अब यही फ्रेज़ है यहाँ पे, रन आउट ऑफ मनी। पास्ट में है तो रन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ गड़बड़ क्या है? देखिए, हेड के साथ आपको क्या दिया हुआ है? रैन। तो ये सेकंड फॉर्म है। रन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है रैन, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है? रन। तो जब भी हम अंग्रेज़ी में हैज़, हैव या हैड इत्यादि का उपयोग करते हैं तो इनके साथ जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वी हैड रन, यानी जो ऑप्शन डी है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। अगेन इसमें ये पार्ट अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है। अगर सही नहीं है तो क्या यहाँ पर ठीक होगा वो हमें बताना है। कह रहा है मैनी कंपनीज प्रीफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज़ हैव नॉट ओनली ए डिग्री ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। कह रहा है कि ज़्यादातर जो नई कंपनियाँ हैं आजकल वो ये इस चीज़ को प्राथमिकता देती हैं कि जो नए कर्मचारी हैं उनके पास ना केवल डिग्री हो बल्कि डिग्री के साथ साथ 2 साल का काम का अनुभव भी हो। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको क्या नज़र आ रहा है? नॉट ओनली नज़र आ रहा है। तो नॉट ओनली के बारे में थोड़ा सा समझिए। नॉट ओनली एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर दूसरी बात अपने सामने ये है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होता है जो पेयर अर्थात जोड़े में एग्जिस्ट करता है। तो नॉट ओनली का जो पेयर है, जोड़ा है, वो किसके साथ है? बट ऑल्सो के साथ है। तो हमने देखा है यहाँ सेंटेंस में नॉट ओनली तो लगा हुआ है, लेकिन पेयर को जब कंप्लीट करने की बात हुई तो केवल ऑल्सो ही है। तो यहाँ ऑल्सो से पहले किसका उपयोग करना पड़ेगा? बट का। तो ये बन जाएगा बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बट ऑल्सो कहाँ पर है? ये रहा पार्ट ए में। तो 77 में जो है ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पैसिव वॉइस बताना है। एक सेंटेंस हमें दिया है, कह रहा है द फार्मर इज़ प्लोइंग द फील्ड। तो यहाँ पर दी फार्मर हमारा सब्जेक्ट है, इज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्लो का मतलब होता है आप बोल सकते हैं कि बीज बोना या खेती करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर इस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब हमें दी हुई है ये आईएनजी फॉर्म में दी हुई है, और दी फील्ड्स जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये जो टेंस हमें दिया हुआ है ये कौन सा टेंस है? तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी? इज़-एम-आर। फिर उसके बाद में यहाँ बीइंग आएगा, और फिर यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पैसिव में चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है।
अब देखिए यहाँ पर वर्ब फ्लोइंग दिया हुआ है, बीइंग नहीं है, पैसिव में बीइंग आता है कंटिन्यूअस में, तो ये चला गया। यहाँ पर भी बीइंग नहीं है तो ये चला गया, यहाँ पर बीइंग है यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जो बेसिक बातें होती है एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, तो आपने देखा कि द फील्ड्स आ गया। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या ले लिया, आर ले लिया। फिर क्या आता है, बीइंग आता है। फिर प्लॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लॉट, और बाई के साथ जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह जुड़ गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखो, अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया है, इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। दोस्तों परसिस्ट का मतलब होता है जो चीज़ लगातार हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं परसिस्ट। दोस्तों रिमेन का मतलब होता है बचना, कंटिन्यू मतलब जो लगातार जारी है, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, और सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग। तो परसिस्ट मतलब जो चीज़ लगातार चलती जा रही है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हमें एक शब्द दिया हुआ है, उसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। दोस्तों टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है शोरगुल, टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल। फोर्सफुल का मतलब होता है जोर, जबरदस्ती या ताकत से कोई कार्य करवाना। स्वर्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है मूव करते रहना। पीसफुल का मतलब होता है शांति भरा। तो अपोजिट अगर पूछा है टर्ब्यूलेंट का तो पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, पीसफुल यानी शांति भरा। आगे देखिए, हमें एक सेंटेंस दिया है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए स्टूडेंट एक्टिविटीज़। कह रहा है कि प्रसाद जो है उसने ये चीज़ याद करी थी, क्या याद किया था उसने, कि लोगों से मिलना जो है वो उसके विद्यार्थी जीवन का, जब वो एक सक्रिय व्यक्ति था तो वो उसके जीवन में जो है एक अभिन्न अंग उसके जीवन का हुआ करता था। अब इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, यहाँ देखिए दिया हुआ है मीटिंग पीपल। मीटिंग पीपल मतलब लोगों से मिलना, लोगों से मिलना। तो ये मीटिंग पीपल जो है ये हमारा इस कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए इस हैव के स्थान पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हैज़ का। हैव के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में जो है यहाँ पर एरर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमें एक और सेंटेंस दिया है, हमें उसका वो भाग देखना है जिसमें गलती है। कह रहा है आई वॉज सरप्राइज टू सी एज शीतल कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। कह रहा है कि मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था ये देखकर कि शीतल जो है वो इतनी अच्छी कविताएं लिख सकती है हिंदी में। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी एज, तो यहाँ पर एज जो हमने कंजंक्शन ऑफ रीज़न इसको हम लोग बोलते हैं, इसका उपयोग किया है, बल्कि हमें वाक्य के अंदर रिजल्ट बताना है, परिणाम, उसकी आवश्यकता है। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट, तो हमें जब भी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बात करनी हो तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, दैट का। तो ये यहाँ पर दैट आ जाएगा कि आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट शीतल कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर है, एज की जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दैट का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट आ गया है। क्लोज टेस्ट का तरीका है, पूरा उसको पढ़ेंगे और फिर उचित शब्द वहाँ पे डालेंगे। कह रहा है एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अपॉन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट। एटलस नाम का एक व्यक्ति था, ये ग्रीस यूनान की कहानी है, और उसे जो है दंड के तौर पे आसमान को अपने कंधों पे उठाने का जिम्मा मिला था। वंस हरक्यूलिस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। एक बार पहले भी एटलस को ये दंड मिल चुका है, पर उस समय एटलस के स्थान पे हरक्यूलिस जो है उसने आसमान को अपने कंधों पे उठाया था। जब एटलस जो है वो सोने के सेब ढूंढने गया था, व्हेन एटलस रिटर्न्ड ही सॉ हरक्यूलिस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। जब एटलस वापस लौटा था तो उसने देखा कि हरक्यूलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस आसमान को अपने कंधों पे उठाने पर। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूलिस स्वेट एंड ग्रोन। जो आसमान का वजन था, जो हरक्यूलिस ने अपने कंधे पे उठा रखा था आसमान, उसके वजन से वो करहा रहा था और बहुत ज़्यादा पसीने उसके छूट रहे थे। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश ए जॉब एज आर्डुअस एज दैट। अब एटलस जो है वो इस तरीके का बहुत मेहनत वाला डिफ़िकल्ट काम जो है वापस नहीं लेना चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन है एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अपॉन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट। ठीक है, फिर आगे कह रहा है वंस हरक्यूलिस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस। हरक्यूलिस ने कहा कि मैं एटलस के स्थान पे ये काम कर लेता हूँ। तो जब हम लोग किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसको ऑफ़र करना बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑफर्ड, कि हरक्यूलिस ने एक बार ऑफ़र किया था कि वो एटलस के लिए इसको पकड़ लेगा। कब? जब दी लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। जब एटलस कहाँ गया था? स्वर्ण सेबों की खोज में। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लुक फॉर का यूज़ करेंगे। लुक फॉर का मतलब होता है इन सर्च ऑफ समथिंग। इन सर्च ऑफ समथिंग हिंदी में अपन बोलते हैं किसी चीज़ की खोज में, किसी चीज़ की खोज में। तो ये हो जाएगा लुक फॉर। तो वो एक बार स्वर्ण एप्पल्स की जो है खोज में गया था, तब उसने ये उसके स्थान पे आसमान उठाया था। व्हेन एटलस रिटर्न्ड ही सॉ हरक्यूलिस डैश हार्ड। हरक्यूलिस जो है बहुत बेचारा क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था आसमान को होल्ड करने में, तो स्ट्रगल कर रहा था होल्ड करने में। तो हरक्यूलिस स्ट्रगलिंग हार्ड टू होल्ड द स्काई। आगे क्या हो जाएगा? द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग। वेट ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन ऑफ के बाद में स्काई ऑब्जेक्ट है, तो द वेट सिंगुलर है और पास्ट में चल रही है बात। देखिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो वॉज मेकिंग आ जाएगा कि जो आसमान का वजन था उससे हरक्यूलिस जो है उसको पसीना आ रहा था और वो दर्द से करहा रहा था। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू। अब क्या था? एटलस जो है वो वापस से ये काम नहीं लेना चाहता। तो एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक अ जॉब एज आर्डुअस एज। एटलस इस तरीके का मेहनत वाला काम जो है वो वापस नहीं लेना चाह रहा था। आगे हमें एक शब्द दिया है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, पर्यायवाची। दोस्तों एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? स्कॉलरली बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट या स्कॉलरली। माइजरली दोस्तों ये दिखने में एडवर्ब है लेकिन एडजेक्टिव है। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। लवली जो है अगेन एडजेक्टिव है, दिखने में एडवर्ब है। लवली का मतलब होता है प्यारा। नेक्स्ट है फ्रेंडली, अगेन एडवर्ब है दिखने में लेकिन है कैसा? एडजेक्टिव। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, जो आसानी से लोगों से मित्रता कर ले। हमारा आंसर जो है वो स्कॉलरली हो जाएगा। ये भी दिखने में एडवर्ब है लेकिन एडजेक्टिव है। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान। तो हमें पर्यायवाची बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे देखिए वर्ड है फोरगो। फोरगो का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं छोड़ देना। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? अबेंडन, रिनाउंस, forsake, desert, ditch, dispose of। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो आंसर हो जाएगा रेनाउंस, क्योंकि सिनोनिम बताना है।
एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखो, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीट। स्क्वाड क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम लोग स्क्वाड बोलते हैं। अगला है कॉलोनी। कॉलोनी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ हाउसेस, जहाँ पे बहुत सारे मकान बने हों, मकानों के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। स्वाम हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बीज, जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो झुंड होता है उसको हम लोग स्वाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है फियर ऑफ हाइट्स, भय लगे। किससे भय लगे? ऊंचाई से भय लगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये फोबिया जो रूट वर्ड है ये किसके लिए? फियर के लिए, भय के लिए। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, तो स्वयं से भयभीत। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी, तो जिसको अजनबियों से भय लगे, जीनोफोबिया। जू एनिमल से रिलेट करेगा तो फोबिया ऑफ एनिमल्स, जानवरों से जिसको भय लगे। एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, तो हाइट से भय लगे, एक्रोफोबिया। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर है। आगे देखिए, ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये जम्बल्ड है, इसको एक जो है सीक्वेंस में लगाना है। कह रहा है द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो, पर्वत श्रृंखला जो है वो बर्फ़ से जो है ढकी हुई थी। नेपोलियन हैड टू क्रॉस दी एल्प्स, ये एल्प्स जो है ये पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पर है ये? तो ये है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ पे है ये? तो ये है अपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो नेपोलियन को ये सर्दियों में इसको पार करना था। नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम, नेपोलियन ने कहा कि उसके लिए असंभव शब्द जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल, तो किसी ने नेपोलियन से कहा कि भाई ये काम जो है असंभव है। तो जब किसी ने नेपोलियन से कहा कि ये काम असंभव है, तभी तो नेपोलियन ने जवाब दिया कि उसके लिए असंभव शब्द है ही नहीं जीवन में, सब कुछ उसके लिए संभव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी के बाद में किसका आना अनिवार्य है? सी है। अब एक सेंटेंस के बाद दूसरा आना ही आना है, इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि डी के बाद में सी का आना ही आना है। कैसे? जब किसी ने नेपोलियन से कहा कि ये काम असंभव है, तभी तो नेपोलियन ने जवाब दिया कि असंभव जैसा शब्द उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देखिए डी के बाद में सी कहाँ है, वही आपका आंसर होगा। क्या यहाँ पे डी के बाद सी है? नहीं। क्या यहाँ डी के बाद सी है? नहीं। क्या यहाँ डी के बाद सी है? बिल्कुल, यहाँ पे डी के बाद सी है। अब दो जगह डी के बाद सी हो गया और शुरुआत किससे है? ए से। तो अपने को अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक ही जगह होता तो हमारा सीधा आंसर आ जाता। तो बी से शुरुआत है कि नेपोलियन ने कहा कि उसे पर्वत श्रृंखला आल्प्स को पार करना है सर्दियों में, और फिर उसके बाद में एक जगह है ए कि माउंटेन जो है वो स्नो से कवर्ड था, और यहाँ ये कह रहा है कि इसीलिए किसी ने कहा कि असंभव है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हुई है पार करने की, फिर सीधा थोड़ी कोई नहीं ये बोल देगा कि ये असंभव है, पहले कोई और बात आनी चाहिए। तो पहले फिर ए वाला स्टेटमेंट आया कि भाई उस समय पर्वत जो था वो बर्फ़ से ढका हुआ था, तब किसी ने नेपोलियन से कहा कि अभी ये काम नहीं हो सकता, तब नेपोलियन ने जवाब दिया कि असंभव जैसा उसके लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक और पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, कि ज़्यादातर ये जो युद्ध है ये पश्चिमी जो है सीमा पे लड़ा गया है। बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मैनी मैन ओवर लिटिल ग्राउंड, दोनों जो सेनाएं हैं वो काफ़ी अंदर तक आ गई थी और दोनों सेनाओं को काफ़ी नुकसान हुआ। दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ द ट्रेंचेज अक्रॉस विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर, ये जो सीमा थी इसके ऊपर दोनों फौज ने एक दूसरे का सामना किया। आंड्रे मैग्नॉट हैड फॉट अ वॉर विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन, आंड्रे मैग्नॉट व्यक्ति का नाम है जिसने एक युद्ध लड़ा था फ्रांस के साथ, और मतलब वो फ्रांस के साथ था और इसने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? जर्मन्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो कहानी की शुरुआत
जो है यहाँ से ही होगी, एंड्रे मैग्नोट प्रॉपर नाउन से, और ये उसने लड़ा था युद्ध, और दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट। डी के बाद में ए आ जाएगा कि ये युद्ध जो है ज़्यादातर वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा गया था, और दिस फ्रंट, ये फ्रंट कौन से फ्रंट की बात हो रही है? वेस्टर्न फ्रंट की। ये वेस्टर्न फ्रंट पे दोनों ने एक दूसरे का सामना किया, यानी DAC, और लास्ट में भी आ जाएगा कि दोनों फौज को काफ़ी नुकसान हुआ। तो आप देख लीजिए DAC भी कहाँ है, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हमें एक मुहावरा दिया हुआ है, उसका हमें मीनिंग बताना है। दोस्तों चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कायर का मीनिंग ढूंढना है। दोस्तों जेनरस का मतलब होता है उदार, जो लोगों की मदद करे, सहायता करे। माइजरली का मतलब होता है दोस्तों कंजूस। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और कावर्डली का मतलब होता है कायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये कह रहा है कि दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। कह रहा है कि ये जो बात है ये जो है पुख्ता तो नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव होने वाले हैं कंपनी में निकट भविष्य में। तो कौन सा मुहावरा यहाँ ठीक होगा? ऑफ द रेल्स का मतलब होता है जो चीज़ जो है सही रास्ते पे नहीं है। ऑफ द मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू होना। ऑफ द की का मतलब होता है कि भी जो चीज़ अपने मुख्य बिंदु से अलग है। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब जो चीज़ पुख्ता नहीं है, किसी विशेष सोर्स से नहीं पता चली है। तो ये कह रहा है कि ये जो बात है ये ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ बदलाव निकट भविष्य में होने वाले हैं। तो डी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कह रहा है द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी जो इमारत है उसकी छत जो है डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के समय ढह गई। अब डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना। डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। स्क्रैच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर निशान बनाना, स्क्रैच कर देना, ठीक है। और कोलैप्स्ड का मतलब होता है स्वतः विनाश होना। तो यहाँ पर जब तूफान आया तो बिल्डिंग जो है वो क्या कर गई? कोलैप्स कर गई, स्वतः ही उसका विनाश हो गया, बिल्डिंग ढह गई। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। कह रहा है कि जो नौजवान था उसने तुरंत पानी में, नदी में छलांग लगाई, किसको बचाने के लिए? डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। तो इन जो है ये स्थायी अवस्था के लिए आता है, स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। टू जो है ये गंतव्य स्थल के लिए आता है, डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं। इनटू मूवमेंट के लिए, इनटू दो जगह उपयोग किया जाता है, एक तो मूवमेंट और दूसरा जब मीडियम चेंज हो। तो यहाँ पर वो धरती से पानी में गया, मीडियम भी चेंज हो रहा है, मूव भी हो रहा है, तो इनटू सबसे ठीक है, जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, गलत स्पेलिंग कौन सी है वो हमें बतानी है। दोस्तों ग्रीफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। फियर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, फियर्स का मतलब होता है डरावना, भयंकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, और सीज की स्पेलिंग यहाँ गलत है। सीज की स्पेलिंग यहाँ क्या होगी? SEIZD। सीज का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जब्त करना या किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो ये स्पेलिंग गलत है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ई पहले आएगा और आई बाद में। नेक्स्ट, कौन सी स्पेलिंग गलत है वो हमें बतानी है। दोस्तों अन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अन का मतलब होता है कमाना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। ईगल का मतलब होता है चील, तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। ईरी की स्पेलिंग गलत है, EERI, ये जो है करेक्ट स्पेलिंग है।
EERI, तो इस आर की जगह क्या आएगा, ईरी आएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सही होगा। रश्मि सैड, सैड नो चेंज होता है इसलिए एज इट इज़ आ गया। ये है वी, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ प्लूरल है। रश्मि थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, इसका प्लूरल क्या होता है, दे, तो हर जगह आपको दे मिलेगा। यहाँ वी मिला तो सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। विजिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे कि सर सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो पास्ट सिंपल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो आपको चेक करना है हेड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, वही आंसर होगा। यहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ सेकंड फॉर्म एज इट इज़ आ गई, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने कीमती कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।